माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा सोनी। तो आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट और मेरे जो सजेशंस हैं या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2020 से एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस लागू हो गया था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, और जो 2020 का प्रीलिम्स पेपर हुआ था वो उसी आधार पर हुआ था। तो पेपर जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीएससी के प्रीलिम्स भी अब है ना थोड़े से टफ होते जा रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गई है, और थोड़ा सा मतलब कुछ सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हमें विशेष फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं जो बातें बोल रही हूँ वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और जो मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी है या जो मैंने बुक लिस्ट फॉलो करी थी, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी करा था उसको जिस तरीके से फॉलो किया था तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना बेहतर लगेगा या सही लगेगा, गलत लगेगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको सजेशन देना है। उनको मानना ना मानना ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बार का प्रीलिम्स जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब उसका जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो भी काफ़ी अच्छे आए थे। और एमपी की हिस्ट्री हो या एमपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, करंट अफेयर्स हो, तो इनको मतलब अभी तक भी सारे पेपर हुए हैं, पिछला पेपर भी जो हुआ है, तो हम एक बात तो ये समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो जीके है वो एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए 20 आए हैं या 30 आए हैं, तो कम से कम आपको 27 क्वेश्चन उसमें से बनने चाहिए, तो ही आपका जो है मध्य प्रदेश का ये माना जाएगा कि आपने उसको बेहतर तरीके से किया है। और मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा आते हैं, और अब तो थोड़े से क्वालिटी वाइज भी अच्छे आने लगे हैं। कुछ एक आध दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, तो उनको समझ एकदम से पढ़ के ये नहीं समझना है कि ये तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग वो भी गलत करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुक लिस्ट से कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसकी क्या बुक लिस्ट रही है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है, कुछ सबसे अलग नहीं रहा है, लेकिन जो रहा है उसको किस तरीके से पढ़ना था ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास में है सिलेबस, और जो भी मैं बुक बताऊँगी अगर वो बुक है तो उसका यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर दूंगी ताकि आप उसको देख लें कि वो कैसी दिखती है, और अगर नोट्स हैं तो मैं आपको बता ही दूंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट यूनिट हमारी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। तो पिछला जो प्रीलिम्स हुआ था तब तक मैंने पुणेकर और भदौरिया का साहित्य ली थी। इस बार जो बहुत अच्छी बुक आई है वो है तथ्यवान। हालांकि हमने पिछले पेपर में ये देखा कि प्रीलिम्स और मेन सब कुछ अलग चीज़ नहीं बची है। अगर आप मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं तो आपको उसको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपको उसकी डीप नॉलेज होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है तो आप उसको डीप नॉलेज से आप उसको तैयार करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अब ये समय आ गया है कि प्रीलिम्स के टाइम से और प्रीलिम्स के पहले से ही हमें मेंस की प्रिपरेशन भी करते चलना है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी चांस है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से, शांति से, इत्मीनान से रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको अगर 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स जो आएंगे मेंस में आपके, उसमें ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। तो इसके लिए उस तरीके से पढ़ना है आपको। इसके अलावा फिर हम यूनिट 2 में आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट के लिए पुणे का तथ्यपाठ बता दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा आपके सेल्फ नोट्स हो, सिनॉप्सिस हो, जो भी आपके पास मानो आप उसको कर लें, सोर्स एक ही रखना है। नेक्स्ट आपका है भारत का इतिहास यूनिट 2। तो इसके लिए मैंने आकार के नोट्स ही पढ़े हैं, आज तक आकार के नोट्स ही पढ़ रहे हैं, मेंस में भी मैं आकार के नोट्स पढ़ रही हूँ, और प्रीलिम्स में भी मैंने आकार के नोट्स से पढ़ा है। उसमें पर्याप्त अच्छे से और चीज़ें फैक्चुअल भी अच्छे से दी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल आपको मध्य प्रदेश की बुक में मिल ही जाएगा, जो पुणेकर भी हो सकती है या तथ्यवान हो सकती है, जो भी आप पसंद करें, या आपके पास जो नोट्स आप उसको प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको वो पर्याप्त लगते हैं तो। यूनिट 4 है भारत एवं विश्व का भूगोल। ये अभी तक आपने जो भी अपने कोचिंग के सोर्स कंप्लीट उससे किया हो तो वो कर सकते हैं, या फिर इसके लिए जो वर्णमाल की बुक आती है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैंने आकार के नोट से ही पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 5 में पहला है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है ना, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे पंचायती राज, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके क्रम पढ़ना है। अब उनके क्रम क्रम में भी पूरा तो क्रम याद नहीं कर सकते ना कि 25 लोग को लाइन से याद कर ले। अगर मान लीजिए उस समय के लिए हो भी गया तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे टाइम के लिए याद रहेगा। तो शुरू के 5 और आखिर के 5 याद करने हैं। इस तरीके से अगर कोई लंबी लिस्ट है किसी चीज़ की तो उसको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। इसलिए पंचायती राज वगैरह भी ऐसे याद करना है, उनके सारे एक्ट्स भी अच्छे से याद करना है। उसके बाद आती है राज्य की अर्थव्यवस्था। तो 5 यूनिट में मतलब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है एमपी की, और अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए आपको मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स का बुक मैं आपको बताऊंगी, आप उसको उसमें से पढ़ना है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, करंट ओरिएंटेड, जो परंपरागत से रूप से जो इकोनॉमिक्स है मध्य प्रदेश की, वो आपको इन्हीं पुस्तकों में मिल जाएंगी। इसके अलावा यूनिट 6 में आपकी है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने आकार के नोट्स पढ़े थे, वो मुझे पर्याप्त लगे थे, उनमें सारी चीज़ें कंप्लीट थी। इसके अलावा मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, तो मैंने उनमें से भी पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा था मैंने। इंडिया का करंट अफेयर जो पढ़ेंगे ना, मैं अभी आपको बताऊंगी, उसमें आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके नोट्स है तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ कुछ जो थोड़ी सी डीप नॉलेज वाली चीज़ें थी उसके लिए मैंने आकार के नोट्स पढ़े थे इकोनॉमिक्स के।
यूनिट 7 है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो ये विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए जो है मतलब आईटी टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इसके लिए। तो विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन है प्रीलिम्स का, वो मैंने आकार के नोट्स से पढ़ा था। फिर निर्माण आईएएस के नोट्स भी प्रीलिम्स के हिसाब से ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट 8 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जो मतलब करंट अफेयर्स है। तो इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है उसमें इंडियन भी आ जाएगा और इंटरनेशनल कुछ फैक्ट्स फिगर्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो वो आप स्पीडी की जो ईयरली बुक आती है आप उसमें से पढ़ लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और सारी लगभग उसके अंदर से रहती हैं। और मध्य प्रदेश के लिए एपीएल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी इमेज, ठीक है। इसमें आपको सारी खेल संस्थाएं और सारे पुरस्कार और योजनाएं और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड एमपी का अलग और भारत लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अलग आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, एग्जाम गुरुजी के नोट्स पढ़े थे। तो यूनिट 9 के लिए मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम गुरुजी के नोट्स लिए थे, उसमें अच्छा दिया हुआ है, प्रीलिम्स के हिसाब से ठीक दिया था। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार क्वेश्चन आए हैं कि मतलब वो एनक्रिप्शन वाला एक क्वेश्चन था, हालांकि वो थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो किसी को भी नहीं बने होंगे, जिनको बने उनका तुक्का लगा हुआ है, या फिर जिनको बने होंगे वो आईटी सेक्टर से होंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इतना कठिन तो उसमें इतनी डीप नॉलेज तो नहीं दी है, लेकिन अगर बेसिक कंप्यूटर और बेसिक ये गवर्नेंस वगैरह, कॉमर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी और आप उनसे पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी है वो। और इसके अलावा हाँ, और विविध और मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे सबसे बड़ा सबसे छोटा, वैसे तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम गुरुजी के नोट्स में वो चीज़ें भी थी तो मैंने उसमें से पढ़ा था। तो ये सारा अपना मतलब हो चुका है। इसके अलावा यूनिट 10 जो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं, मतलब कुल मिला के आयोग वाली जो यूनिट है 10, तो उसके लिए मैंने ना 2-3 संस्थाओं के नोट्स से अपने कंबाइंड नोट्स बनाए थे। मुझे जिनका आसान लगा फ्लो चार्ट, या जिनकी मतलब जो कार्य हैं या उनकी महत्वताएं हैं वो मुझे उसमें आसान लग रही थी, वैसे वैसे मैंने नोट डाउन करी थी। तो आयोग के लिए मैंने ये करा था। लेकिन अगर आपको आयोग अच्छे से पढ़ने हैं तो एग्जाम गुरुजी के आयोग ठीक तो है, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी कम दी हुई हैं और थोड़ा बेहतर मतलब हो सकता था, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करने चाहती हूँ आपको। इसके लिए मैं आपको पुणे का सजेस्ट करना चाहती हूँ। पुणेकर की जो आयोग की बुक है ना, आप वो ले लीजिए, ठीक है। और उसमें आपको आयोग के मतलब कंटेंट के साथ साथ आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से प्रीलिम्स के जो है आपके सारे के सारे यूनिट के मैंने आपको सोर्स लिस्ट बता दी है। कुल मिला के अगर मैं अपनी पूरी बात को समराइज़ करूं और शॉर्ट में बताऊं तो यह है कि आपके पास अगर आप किसी संस्था से पढ़े हैं तो उन संस्था के नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे पारंपरिक सब्जेक्ट्स के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, साइंस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से करनी है, ठीक है। अब जो नहीं है या फिर जो अपडेट हो रहा है उसमें अपडेटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको जैसे कि साइंस एंड टेक के लिए निर्माण देख सकते हैं, पुणेकर की बुक देख सकते हैं, आयोग के लिए आप पुणेकर देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए आप तथ्यवाणी अपडेटेड पुणेकर आ गई है वो देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया लेवल करंट अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल और इंडियन करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की जो वो ब्लू वाली बुक आती है मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर, आप वो देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए एपीएल पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। तो यही है शॉर्ट एंड सिंपल प्रीलिम्स की बुक लिस्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका ये है, 2-3 छोटी छोटी टिप्स है, फटाफट देती हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में ये मैं बताना चाह रही हूँ, आप समझ जाएंगे। पहला तो ये है कि सोर्स को एक ही रखना है। एक बार जो मतलब मैंने आपको तो ऑप्शन बताया, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, आप एक उसमें से आप देख लीजिए, आपको जो बेस्ट लग रहा हो आप उसमें चूज़ कर लीजिए, उसी को पढ़िए, ठीक है। अब पढ़ लिया, उसको पहली बार में गोलागादी नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ लिया आराम से, समझ में आ गया। अगर आपके पास पहले से कुछ नोट्स बने रखे तो बहुत बढ़िया, वरना पढ़ते पढ़ते सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इसको बार बार पढ़ूंगा तो ही याद रहेगी, तो ही उसको चीज़ को फटाफट नोट डाउन कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको रिविजन तो फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बार बार रिविजन फॉलो करना है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यू लगाना है। अगर उसके एमसीक्यू मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही करनी है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज अपनी एक अलग भूमिका निभाती है। साथ में मैं एक कमेंट भी लेना चाहूँगी जो मेरे पिछले वीडियो पे आया है कि आप टेस्ट सीरीज़ का महत्व बता दीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ का महत्व यही है भैया कि अगर आपने कोई कंटेंट तैयार किया है, आपने अगर कोई टॉपिक तैयार किया है, तो आपने वो उस टॉपिक में कितनी अच्छे से बेहतर पकड़ बना पाए हैं, कितने अच्छे से चीज़ें आपको याद हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, आपको पता अगर आपका नंबर उस प्रॉपर कोई टॉपिक में कम आ रहे हैं तो आपका मतलब ये है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको उसको और तैयार करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, हालांकि वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप बार बार रिवाइज करें और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, टेस्ट सीरीज़ को लगाएं और उससे अपना एनालिसिस करें कि आप कहाँ बेहतर हैं और कहाँ आप में कमी आ रही है, उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और टेस्ट सीरीज अभी से ही इसलिए चालू करना है ताकि एग्जाम आने तक आपकी गलतियाँ सुधर जाए। अगर एग्जाम आने के तक में लगाएंगे
कि 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले लगा लेता हूँ, काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आप वहाँ पर गलतियाँ करेंगे तो आपको सुधारने का टाइम नहीं रहेगा। अगर आप गलतियाँ अभी कर लेंगे तो आपके पास 2 महीने हैं, आप आराम से गलती को सुधार लेंगे, ठीक है? और अपना समय, अपना टाइम टेबल उस हिसाब से चलना है और कुछ भी फालतू टाइम वेस्ट इधर-उधर ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और बार-बार रिविज़न करना है। तो मेरी तरफ से यही 2-3 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो 2019 में मुझसे जो गलतियाँ हुई थी उनसे सीख कर मैंने 2020 में अपना थोड़ा-सा बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, ठीक है? तो इसके साथ आपकी जो मेहनत है वो हमेशा आपके लिए अच्छी ही होगी और आपको काम आएँगी, ठीक है? तो आप अपने आप को भी देखिए कि आपने 2020 में ऐसा क्या किया है या ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आप गलत हुए हैं आपसे, तो आप उनको सुधारिए और उस एरिया पे पर्टिकुलर काम करने की कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर इसकी कमी रह गई तो उसको बेहतर बना लेते हैं, ठीक है? तो ये कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट ये है कि जो अभी तक के पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है प्रीलिम्स के, उनको भी आप सॉल्व कीजिए। और जैसे कि कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट की आपने तैयार कर लिया कंटेंट, जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की जो घटना चक्र आती है, मतलब जिसमें एमसीक्यूज होते हैं लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छा रहता है, उसी से 4 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव्स उसके लगाइए तो आप अपना बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना और आपके जो डाउट्स हैं, आई होप कि मैंने इस वीडियो में प्रीलिम्स के लिए जो बताया है इसमें कवर कर लिए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो जो क्वेश्चंस हैं आपके वो अगले वीडियो में अपने कवर कर पाऊँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।